नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम ऑपरेशन खबर में। ऑपरेशन खबर में हम करेंगे खबर का ऑपरेशन और आप तक पहुंचाएंगे सच्चाई। कौन सही कौन गलत ये फैसला करेंगे आप। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी पर दर्ज हुई एफआईआर। सबसे पहले आपको एफआईआर की धाराएं बताते हैं। एफआईआर की धाराएं हैं 353, 323, 504, 506 और अब एफआईआर की स्टोरी सुनिए। शिकायतकर्ता करण गुप्ता का कहना है 29 तारीख को रात करीब 12 से 1 बजे के बीच एक अज्ञात मरीज अपने सहयोगी राजकमल वाजपेयी के साथ आया, जिसके सीने में दर्द था और मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाने को कहा। मरीज व राजकमल वाजपेयी द्वारा लगातार गाली व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उस मरीज का बीपी आदि चेक किया गया और उसके बाद ईसीजी वाले को फोन कर दिया और दोबारा मरीज को देखा गया, लेकिन फिर भी मरीज व राजकमल वाजपेयी चीखने चिल्लाने व गाली देने लगे और मैं वहां से आकर अपने कमरे के अंदर बैठ गया। तभी राजकमल वाजपेयी व उसके सहयोगी मेरे कमरे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अंदर आए। मेरी मेज पर लात मारी, मेरी गर्दन पकड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बंदूक लोड कर ली और धमकी देने के बाद राजकमल वाजपेयी व उसके सहयोगी अपने मरीज को लेकर चले गए। तो यह थी अभियोजन कहानी। अब आपके जहन में कितने सवाल आएंगे, बारी बारी से हम आपको वो सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 1, क्या ट्रामा सेंटर के अंदर बंदूक ले जाना वर्जित नहीं है? सवाल नंबर 2, सुरक्षा गार्ड कहां थे? सवाल नंबर 3, जिस मरीज का बीपी आदि चेक हुआ और ईसीजी वाले को फोन किया गया, तो फिर वह मरीज अज्ञात कैसे हुआ? सवाल नंबर 4, जो मरीज सीने के दर्द से तड़फ रहा हो वो गाली गलौज कैसे कर सकता है? सवाल नंबर 5, जैसे ही मरीज ट्रामा सेंटर के अंदर इंटर हुआ तो उसका नाम पता क्यों नहीं नोट किया? सवाल नंबर 6, ईसीजी वाला ट्रामा सेंटर में क्यों मौजूद नहीं था? उसे फोन करके बुलाना पड़ा, फिर भी वह समय से नहीं पहुंचा। आखिरकार वह अस्पताल से कितनी दूर था? सवाल नंबर 7, बंदूक एक नाली थी या 2 नाली? सवाल नंबर 8, क्या मरीज के परिवार से कोई नहीं था? फिलहाल इन सवालों के जवाब आप सोचें और हम आपको लेकर चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर और बताते हैं कैसे पहुंचे भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी ट्रामा सेंटर। यदि भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी की माने तो उनका कहना है कि उनके पास जिला अस्पताल से मरीज की तरफ से फोन आया था और उन्होंने फोन पर डॉक्टर से बात भी की और जब डॉक्टर ने उनसे अभद्र भाषा में बात की तो वह मरीज की मदद के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे और वहां इलाज में लापरवाही को लेकर उनकी हार्ट अटैक हुई। फिलहाल जिस तरह से आनंद फानंद में बिना जांच के एफआईआर दर्ज हुई, यदि ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और निष्पक्ष जांच करवाए। हम आपको राजकमल वाजपेयी और मरीज का वर्जन अभी सुनवाते हैं। आप सुनिए और अपने जवाब, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। राम राम मित्रों, आज का अखबार आप सभी ने देख लिया होगा कि मेरे ऊपर विभिन्न धाराओं में एक जिला अस्पताल के प्रकरण के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो प्रकरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जिला अस्पताल एक ऐसी जगह है, ट्रामा सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर हम और आप किसी भी समय, मुसीबत के समय हमारा आपका आना जाना रहता है और जन सामान्य से जुड़ा हुआ स्थान है। दोस्तों, रात के 12:30 बजे के बाद मेरे पास एक कॉल आई कि भाई आप हॉस्पिटल आ जाइए, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, मेरी आप बात करा दीजिए।
उन माता जी ने मेरी डॉक्टर से के पास मोबाइल ले जाकर बात करने का प्रयास कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर नेतागिरी की तो 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता, आप जाइए यहां से। जब डॉक्टर साहब ने इतना कह के फोन काट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्रामा सेंटर की कैसी इमेज है आप सब लोग जानते हैं कि ये लोग रात में क्या करते हैं। तो मुझे इसका डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो वाकई कहीं बच्चे को ये लोग मार दें। तो मैं वहां पर रात में ही करीब 1 बजे के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बच्चा एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ तड़प रहा था। उसके पास ना तो कोई वार्ड बॉय था और ना ही कोई डॉक्टर। उसके तीमारदार माने उसकी माताजी, उसकी बहन और एक कोई भाई और उसके साथ थे। वो लोग उसका चेस्ट दबा रहे थे, उसकी सांस बहुत तेज फूल रही थी, उसके मुंह से झाग आ रहा था, माने उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं। मैं जब डॉक्टर से मिलने गया, आप अचंभित रह जाएंगे कि ये डॉक्टर साहब दोनों हाथों से बैठे हुए मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भाई मेरी आत्मा फट गई। मैंने देखा कि कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है, कोई इतना नीच, कोई इतना निकृष्ट कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टरी जैसे महान पेशे को जो बदनाम कर रहा है। एक बच्चा पड़ोस में मर रहा है और जो डॉक्टर बैठा वीडियो गेम खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस डॉक्टर की पूजा नहीं करने वाला था। मेरी उससे हाथ टाक हुई। मैंने उसे उसके उत्तरदायित्व को याद दिलाने का प्रयास किया। मैंने उसे लताड़ने पर भाई उस डॉक्टर ने मालूम है क्या किया? उस डॉक्टर ने वो वहां से उठा, बोले गार्ड को बुलाओ और सीधे जाके चौकी में बैठ गया जाके। और अगले दिन जब मैं सो के उठा तो उसने तमाम दुनिया भर में इधर उधर अपनी एक तहरीर लिख के अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, सोशल मीडिया पे चलाने का प्रयास किया और सिंपैथी गेन करने के प्रयास किए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि एक बार आप स्वतंत्र रूप से आज पता करा लीजिए कि आप लोगों की वजह से डॉक्टरी जैसे महान पेशे को आज पता करा लीजिए कि ट्रामा सेंटर के बारे में पब्लिक की क्या इमेज है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है, तमाम संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे लोग डॉक्टरी जैसे महान पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे काले भेड़िए डॉक्टरी के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आपकी वजह से ही आज हमारी सरकार बदनाम होती है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सरकार के मंसूबों में पानी फिर रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह मेडिकल कॉलेजों को दौरा कर रहे हैं और उसकी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे निकृष्ट और नीच लोग हमारे सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि ये जो मुकदमा मेरे पर हुआ है, जो मेरे लिए कोई डीमेरिट नहीं है, ये मेरे लिए कोई बदनामी का विषय नहीं है। ये चीख चीख के गवाही दे रहा है कि रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के लिए संघर्ष करता हुआ मिल रहा है। रात के 2 बजे कोई सत्ता पक्ष का नेता पब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। रात के 2 बजे कोई नेता किसी मरीज के साथ किसी समस्या में संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है। कोई बात नहीं, अगर हो सकता है कि मैं अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको आपके मंसूबों में सफल नहीं होने दूंगा। अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी दोबारा हुई तो आपके साथ भी बदतमीजी होगी। अगर किसी मरीज के साथ असुविधा हुई, अगर मुझे फिर संघर्ष करना पड़ा, चाहे जितनी बार मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मैं संघर्ष करूंगा। आप ध्यान रखिए, मेरे जीवन का समाज सेवा, जन सेवा, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक है कि जब तक इस शरीर में जान है, जन सेवा के लिए मैं समर्पित हूं और हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम अंशुल अग्निहोत्री है। परसों रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास अचानक से मेरे सीने में दर्द उठा। हमारे परिजन पड़ोस के हॉस्पिटल हमको लेकर गए, वहाँ पर हमको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे परिजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमको लेकर गए, वहाँ डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर करण गुप्ता नाम के डॉक्टर ने हमारी माता जी से 20,000 रुपये मांगे और कहा कि अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो हम आपके बच्चे को नहीं देखेंगे। तो हमारे माता जी के पास कुछ रुपए पड़े हुए थे, उन्होंने वो देने की बात की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम नहीं देखेंगे अगर आप हमें रुपए नहीं देंगी 20,000। हमारी माता जी ने भाजपा नेता राजकुमार वाजपेयी जी को संपर्क किया और उन्हें पूरा प्रश्न बताया। उन्होंने प्रकरणों को ध्यान से सुना और उस पर
तुरंत संज्ञान लिया और वह कुछ ही देर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब वह आए तो उन्होंने मेरी गंभीर हालत देखी। गंभीर हालत देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर वार्ता की। डॉक्टर ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात की और आपस में उन लोगों की थोड़ी बहस हुई। इस बीच हमारी स्थिति और नाजुक हो गई। तुरंत बड़े बड़ा स्कूल हॉस्पिटल ने हमको सत्यानंद हॉस्पिटल लेकर आया और एडमिट कराया।